हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास के भाग 15 से। पहला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। आइए और समझते हैं इसके बारे में। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अधिगम एवं विकास दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अधिगम से ही विकास होता है, अर्थात विकास के लिए अधिगम का होना अनिवार्य है। इस प्रकार अधिगम एवं विकास एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत रहना किससे संबंधित है? ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत किससे संबंधित है? किशोरा अवस्था से। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं चारों ऑप्शन आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं केवल सही ऑप्शन ही यहाँ पे आपके लिए पढ़ता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ लें और सही ऑप्शन को टिक करें। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता सकूं। आइए समझते हैं इसके बारे में। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किशोरा अवस्था में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। किशोरा अवस्था में ही संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा एवं रुचि पैदा होने की संभावना अधिक रहती है, अतः प्रयासरत रहने से सफलता पाने की संभावना अधिक बनी रहती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता यह है सामूहिकता की भावना। इसके बारे में समझते हैं। बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिकता की भावना है। बाल्य अवस्था में बच्चे एक साथ पढ़ना और खेलना चाहते हैं, अर्थात वे एकांत में रहना पसंद नहीं करते हैं। सामूहिकता के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है। बच्चों में सामूहिकता की भावना उसके संवेगात्मक विकास के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है संबंधित यहाँ पे? वर्गीकरण का सिद्धांत। आइए समझेंगे। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत एवं व्यक्तिकता का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वृद्धि एवं विकास सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। अगला प्रश्न, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। वे पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानवीय विभिन्नता एवं आनुवंशिक बुद्धि में सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया, साथ ही इस संदर्भ में महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सामाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य सामाजीकरण के गौण वाहक। आइए समझते हैं इनके बारे में। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य सामाजीकरण के गौण वाहक माने जाते हैं, जबकि विद्यालय और पास पड़ोस, परिवार और रिश्तेदार
तथा परिवार और पास पड़ोस सामाजिकरण के प्रधान वाहक माने जाते हैं। प्रधान वाहक बालकों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थियों का सहयोगी एवं मार्गदर्शक दोनों होता है। बिल्कुल सही, अध्यापक शिक्षार्थियों का सहयोगी और मार्गदर्शक दोनों होता है। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा, बालकों पर केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सभी प्रकार से विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, ये भी सही। तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को व्यवहारिकता अर्थात व्यवहार एवं सामाजिकता की शिक्षा प्रदान की जाती है, ये भी सही। तीनों ऑप्शन सही हैं। क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ये सभी बहुत सही, तीनों ऑप्शन हमारे पास सही हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थियों का सहयोगी एवं मार्गदर्शक दोनों होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को व्यवहारिकता एवं सामाजिकता की शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है? कार्यवाहक कौन है? शिक्षक। आइए और पढ़ते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक को एक कार्यवाहक माना है। शिक्षक बालकों के अधिगम में प्रेरणादायी भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों को अभिप्रेरणा के माध्यम से उत्साहित करते हैं, शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करते हैं तथा सही मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षण कार्य के प्रति सकारात्मक रुचि सृजित करने में शिक्षक रचनात्मक भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे, अंतिम अवस्था कौन सी है? शल्य चिकित्सक की। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। शारीरिक गति वृद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है। शल्य चिकित्सक शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था है। नृत्य, सर्कस तथा व्यायाम ये सभी शारीरिक गतिक बुद्धि से संबंधित हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने इस संदर्भ में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें किससे बचाती है? अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। लैंगिक अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग में विभेद करना, उनको पहले से ही पूर्वाग्रह की कौन सा काम ये करेगा, कौन सा काम ये करेगा, ऐसा पूर्वाग्रह, ये पाठ्यपुस्तकें, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें इन चीजों से बचाती है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें लैंगिक पूर्वाग्रहों से बचाती है। इसमें महिला एवं पुरुषों को एक समान शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ऐसी पाठ्यपुस्तक लैंगिक संबंधित असमानताओं का प्रतिकार करती है, साथ ही महिला शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? अध्यापक का ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता। इसके बारे में हम अच्छे से समझाते हैं आपको। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान वैयक्तिक विभिन्नता मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता का तात्पर्य मतलब क्या है कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रत्येक बालक की मनोवृत्ति अलग अलग होती है, अतः अध्यापक को कक्षा में इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए कि सभी वर्ग के छात्र लाभान्वित हो सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है याद रखना, किसी भी चीज को याद रखा जाता है ज्ञान अर्जित करके। ऑप्शन नंबर 4 बोध अर्थात समझना किसी भी चीज को। ऑप्शन नंबर 3 प्रयोग, प्रयोग का मतलब है प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण, विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 4 3 2 1 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट
आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये। आइए और समझते हैं इसके बारे में। ज्ञान की पुनर्संशोधित पद्धति याद करना है, बोध की पुनर्संशोधित पद्धति समझना है, प्रयोग की पुनर्संशोधित पद्धति प्रयोग करना है तथा विश्लेषण की पुनर्संशोधित पद्धति विश्लेषण करना है। रचनात्मक विकास के लिए ज्ञान, बोध, प्रयोग एवं विश्लेषण की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में पढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल एवं दत्त कार्य रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन के लिए प्रभावी उपकरण है, जबकि सत्र परीक्षा का आयोजन रचनात्मक आकलन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। इससे बौद्धिक ज्ञान का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिलफोर्ड की सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है, कौन सम्मिलित नहीं है? आविष्कारात्मक सृजनात्मकता। आइए समझते हैं। गिलफोर्ड की सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों में तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता, अन्य के विचारों में परिवर्तन एवं समस्या की पुनः व्याख्या इत्यादि को शामिल किया जाता है। गिलफोर्ड की सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों में आविष्कारात्मक सृजनात्मकता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? कौन सा संबद्ध है? शिक्षा मनोविज्ञान। आइए समझते हैं इसके बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य आपसी संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता का अध्ययन करता है, विद्यार्थी की मानसिक अवस्था को समझता तथा उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर उनकी समस्याओं का निदान प्रभावी ढंग से करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को क्या माना जाना चाहिए? उनकी त्रुटि को उनका अधिगम चरण माना जाना चाहिए। आइए समझते हैं उनके बारे में। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को उनका अधिगम का चरण माना जाना चाहिए। त्रुटियों को कुशलता की कमी या अधिगम क्षमता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और ना ही उनकी अबोधता माननी चाहिए। त्रुटियां अधिगम की हिस्सा होती हैं, जो सामान्यतः प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला, युयुत्सा, इसका मतलब होता है क्रोध। युयुत्सा का मतलब होता है क्रोध। दूसरा, काम वृत्ति, इसका मतलब होता है काम, कामुकता। तीसरा है दैन्य, दैन्य का मतलब होता है दैन्य, जैसे आप लोगों ने सुना हो दानव, आत्महीनता। हास्य, हास्य का मतलब होता है अमोद। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास पहले का 3, दूसरे का 4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और पढ़ते हैं इसके बारे में। मूल प्रवृत्ति युयुत्सा का संवेग क्रोध होता है, काम प्रवृत्ति का संवेग कामुकता है, मूल प्रवृत्ति दैन्य का संवेग आत्महीनता होती है तथा मूल प्रवृत्ति हास्य का संवेग आमोद या खुशी होती है। ये सभी मनुष्य के संवेगात्मक विकास के विभिन्न प्रतिरूप को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। वह किस कारण से रोता है? वह किस कारण से रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता इसका सही आंसर है। आइए समझते हैं इसके बारे में। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। संवेगात्मक माध्यम से बच्चा समझ जाता है कि उसे उसकी माँ के गोद से अलग किया जा रहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रुचि, आदत व सामुदायिकता किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण हैं?
इस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण है अर्जित प्रेरक। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। रुचि, आदत एवं सामुदायिकता ये सभी अर्जित प्रेरक हैं। इन्हें जन्मजात, मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक प्रेरक नहीं माना जाता है। ये सभी ऐसे प्रेरक हैं जो आयु के अनुसार बदलते रहते हैं। रुचि एवं आदत सामान्यतः परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील होते हैं। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत आवश्यकता नहीं है, चालक नहीं है, प्रेरक नहीं है। सही आंसर है इच्छा। आइए समझते हैं इसके बारे में। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति होती है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होती है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। दोस्तों, मैं जो भी आंसर पढ़ता हूँ वो आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिखाई देता है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ जिससे अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, स्वयं एक बार आंसर को पढ़ें और उत्तर को देखें। तो दोस्तों, अन्य विषयों के भी इसी तरह के प्रश्न आपको इस चैनल में मिलेंगे। इस कारण आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।